हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव प्रजनन में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने पिछले क्लास में बात की थी बेटा आपसे, और आपको बताया था कि कैसे शुक्राणु का जनन होता है, कैसे होता है, ये नहीं सॉरी कैसे होता है वो आज पढ़ेंगे। कहाँ होता है और किस रास्ते से होके शुक्राणु जो है वो जाता है शिशन तक। तो हमने पिछले अध्याय में, अपने इस अध्याय के पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हमने पढ़ा है कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो जरायुज है, जो बच्चे पैदा करता है, और बच्चे पैदा करने के लिए मानव को लैंगिक जनन करना पड़ता है। ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है। लैंगिक जनन की बात हमने शुरू की तो समझ में आया कि अच्छा, मानव के अंदर तो लैंगिक द्विरूपता भी है। और हाँ, बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं क्योंकि हम खुद भी मानव हैं कि मानव के अंदर दो पितर भी हैं, एक नर और एक मादा, दोनों पाए जाते हैं। यस और नो? नर और मादा दोनों के अंदर युग्मक जनन होना है, और युग्मक जनन होने के बाद उन युग्मकों का संलयन होना है, जिस संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा, जो गर्भावस्था में, जो गर्भावधि है, 9 माह की गर्भावधि लगभग पूरी करके एक विकसित भ्रूण एक शिशु के रूप में शरीर से बाहर आता है। ठीक है बच्चे, तो ये सब बातें हमने कर ली। हमें आज की क्लास में यह सीखना है कि शुक्र जनन कैसे होता है और कहां होता है। क्लियर बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं शुक्र जनन की विधि। क्या पढ़ना है हमें? शुक्र जनन। शुक्र जनन में शुक्राणु बनाते हैं, है ना। शुक्र जनन में बनेगा क्या? शुक्र जनन से शुक्राणु बनते हैं। इस क्रिया द्वारा क्या बनेंगे बच्चे? शुक्राणु बनेंगे, और ये शुक्राणु ही मादा, ये शुक्राणु ही नर युग्मक है, नर युग्मक का काम करेंगे, जो मादा के अंदर जाके मादा के जननांग के अंदर अंड कोशिका को निषेचित करेगा। यस और नो? हमने नर जननांग की बात की थी, और नर जननांग में हमने पढ़ा था बच्चे कि जो नर जननांग है मानव का, उसको हम दो हिस्से में पढ़ रहे थे। याद करो, एक प्राथमिक अंग जहां पे शुक्र जनन होगा, और जहां से जनन हार्मोन का श्रावण होगा, वो कौन सा अंग था? वो था वृषण। क्या था? वृषण। तो हमने पहले ही पढ़ रखा ना कि वृषण मानव का प्राथमिक जननांग है। इसका मतलब वृषण वो जगह है। और अब तो हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया, वृषण के अंदर 250 से 300 वृषण पालिकाएं हैं, और उन एक पालिका के अंदर 1 से लेके 3, मैंने बोला था सामान्यतः हम 3 मान के चलते हैं, 3 जो हैं शुक्र जनन नलिकाएं हैं, और उस शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का बनना, वहां शुक्र जनन नलिका के अंदर होता है। क्लियर बच्चों? तो कहां पे होता है ये तो पढ़ चुके, कैसे होता है वो आज पढ़ रहे हैं। आओ फटाफट लेते हैं। शुक्राणु नर युग्मक हुआ, शुक्र जनन कहां होगा? ये होता है वृषण के अंदर। कहां होगा? वृषण के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि वृषण ही क्या है? मानव का प्राथमिक जननांग है। वृषण क्या है? प्राथमिक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इस वृषण के अंदर है वृषण पालिकाएं। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। वृषण पालिकाएं हैं जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर के तरफ आने की वजह से बनी है, और वृषण पालिकाओं की संख्या है 250 से 300। यस और नो? हर वृषण पालिका के अंदर शुक्र जनन नलिका है। क्या है? शुक्र जनन नलिका। और इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो 750 से 900 की संख्या में शुक्र जनन नलिकाएं हैं, और इन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
क्या होता है यहाँ पे? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पिछला। लेकिन आज हमें पढ़ना है कैसे होता है, क्या क्या चीजें वहां पे, क्या ऐसी चीज है जिससे कि होता है। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में यहां पे ऐसी कुछ संरचना बना रखी थी। याद आ रहा है बच्चे? और इन संरचनाओं के अंदर हमने शुक्र नलिकाएं भी बना रखी थी। ये शुक्र नलिकाएं भी बना रखी थी और इन्हीं शुक्र नलिकाओं में क्या बन रहा है? इन्हीं शुक्र नलिकाओं में बन रहे हैं शुक्राणु। यस और नो? शुक्र जनन नलिकाएं, ये क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं। इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर हमें शुक्राणुओं का निर्माण करना है, या यहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है। एक सामान्य बात करें तो कैसे होता है, उसके लिए हमें समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक संरचना और पढ़ेंगे जिसमें हम अपने वृषण को ऐसे काट देंगे, सीधा सीधा ऐसे काटेंगे और देखेंगे कि नलिकाओं के अंदर है क्या। तो मैं ये वाला भाग ले रहा हूं, ये वाला भाग, और इस वाले भाग में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं इस हिस्से में जहां से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये तो हमें पता है कि यहां होता है, लेकिन कहां पे, किस जगह पे होता है, वो हम सीखेंगे यहां से। क्लियर बच्चे? आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। जब मैं उस संरचना को बनाने की कोशिश करता हूं तो वो लगभग लगभग ऐसे, एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है। ये पालिका है, ये क्या है? एक पालिका है। यस और नो? ये एक वृषण पालिका है और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इस वृषण पालिका के अंदर सामान्यतः 3 शुक्र जनन नलिकाएं हैं। 1, 2 और ऐसे 3। ये 3 नलिकाएं हो गए उस पालिका के अंदर। समझ लेना, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको यहां पे देखने को मिलने वाली है। ये क्या हो गया बेटा? वृषण पालिका हो गई। वृषण पालिका के अंदर यहां पे बहुत सारा ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है जो इन शुक्र जनन नलिकाओं को एक साथ रखने का काम करता है। इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल मटेरियल, अंतरा कोशिकीय पदार्थ। अंतर कोशिकीय पदार्थ यहां पे है। यहां पे क्या है? अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा हुआ है जो इन नलिकाओं को एक साथ यहां पे रख रहा है। मतलब उस पालिका के अंदर कुछ यहां पे सीमेंटिंग मटेरियल बना हुआ है, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। एक सीमेंट है जो इनको एक साथ उस नलिकाओं को यहां पे उस पालिका के अंदर फिक्स कर रहा है। और उस पालिका के अंदर टोटल 3 शुक्र जनन नलिकाएं हैं। मतलब ये जो मैंने संरचना बनाया है, ये क्या है? ये है एक शुक्र जनन नलिका। आपके पुस्तक में ये फोटो बनी हुई है बेटा। ये क्या है? एक शुक्र जनन नलिका है। हमने पढ़ा भी तो है, अब तो हम जानते हैं कि इस शुक्र जनन नलिका के अंदर ही शुक्राणु बनेंगे। यस और नो? शुक्राणु कहां बनेंगे? इस शुक्र जनन नलिका के अंदर ही शुक्राणु बनने हैं। तो पहले हम ये सोचते हैं कि यार इस शुक्र जनन नलिका के अंदर ऐसा है क्या, ऐसी क्या चीज है यहां पे जो शुक्राणु बना सकती है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों। कि इसकी दीवार जो है वो बनी है घनाकार कोशिकाओं की। कैसी कोशिकाओं की बनी है इसकी दीवार? घनाकार कोशिकाएं।
क्यूबॉइडल सेल बोलते हैं, क्यूब लाइक एपिथेलियम। यानी हमें क्या मिला, जब हम शुक्र जनन नलिका को देखते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पे घनाकार, शुक्र जनन नलिका के अंदर घनाकार कोशिकाएं पाई जाती है ऐसे। और इन घनाकार कोशिकाओं के बीच बीच में, एक जगह मैंने बना दिया घनाकार कोशिका, इन घनाकार कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ ऐसे स्तंभाकार कोशिकाएं भी हैं। कुछ ऐसी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। अब जरा इस संरचना को समझिए। शुक्र जनन नलिका की जो परत है, जो दीवार है, वो दीवार बनी हुई है। इसकी जो दीवार है उस दीवार को हम बोलते हैं जननिक अध्यावरण। इसकी जो दीवार है उसे हम क्या बोलते हैं, जननिक अध्यावरण, या इसी को हम बोल देते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। एपिथेलियम की मतलब कवरिंग है, एपिथेलियल टिश्यू बना है यहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियम। और इस जर्मिनल एपिथेलियम को जब हम देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक है घनाकार कोशिकाएं, जिनकी संख्या क्या है, ज्यादा, संख्या में ज्यादा क्या दिख रही है आपको, घनाकार कोशिकाएं, जो पूरा इस जर्मिनल एपिथेलियम को बना रही हैं। लेकिन इसके ही अध्यावरण में कहीं कहीं पे स्तंभाकार कोशिकाएं भी हैं। तो शुक्र जनन नलिका कैसी कोशिकाओं से बना हुआ है, उसे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जिसमें दो नलिकाएं हैं, एक घनाकार और दूसरी स्तंभाकार। स्तंभाकार कोशिका को इसको पोषक कोशिका, या इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, सर्टोली कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सर्टोली कोशिका। ये आपको नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम है। इसे क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका बोलते हैं। इस सर्टोली कोशिका, यहाँ पे जो स्तंभाकार है वो सर्टोली कोशिका, और ये कोशिका दोनों मिलके ये घनाकार एपिथेलियम बना रहे हैं। जो घनाकार कोशिकाएं हैं इन्हें हम जनरली शुक्र जनक कोशिका बोलते हैं। इन्हें हम सामान्यतः क्या बोलने लगते हैं, शुक्र जनक कोशिकाएं। क्लियर बच्चे, जिसे आप देखोगे तो आपके पुस्तक में हो सकता है तो हिंदी में ही लिखो, इस पर स्पर्मेटोगोनिया कोशिका लिखा हो। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका। ध्यान से देखना, स्पर्मेटोगोनिया। पहले ये संरचना समझ में आई, यहां तक। यहां पे देखिए, जो इसके अंदर अंतर कोशिकी पदार्थ है, इसमें भी कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अंतर कोशिकी पदार्थ के बीच में भी कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय कोशिकाएं। इन्हें क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय कोशिकाएं। इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल मटेरियल, उसके बीच में जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
अंतर कोशिकीय कोशिकाएं। क्या बोल रहे हैं बेटा? ये अंतर कोशिकीय कोशिकाएं, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर है बच्चे? है ना? इस कोशिका का एक और नाम है, इस कोशिका का एक और नाम है, और ये नाम भी आपको याद रखना है, लीडिंग कोशिका। लेडिक सेल। ये दोनों नाम आपको बराबर याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये लीडिक सेल और दूसरा सर्टोली सेल। ये नाम याद हो जाएंगे, ये नाम याद हो जाएंगे। ये संरचना समझ में आ गई? पहले तो ये संरचना समझनी पड़ेगी। जब आप ये संरचना समझ जाएंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, संरचनाएं क्या क्या हैं, तब जाके आप सीख पाएंगे, तब जाके आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो पहले संरचना समझ में आया। मैंने क्या बनाया, दोबारा से बता रहा हूं। एक पालिका लिया हमने, वृषण की एक पालिका को काट दिया, उसकी अनुप्रस्थ काट, और काटने के बाद उसको देख रहे हैं। तो देखने पे पालिका के अंदर 3 शुक्रजनन नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। यस और नो? 3 शुक्रजनन नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर एक कोशिका मिल रही है हमें, जिसे हम बोल रहे हैं जननिक अध्यावरण, जहां पे 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कुछ क्यूबॉइडल सेल हैं, घनाकार कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम शुक्रजनन कोशिकाएं बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया की सेल बोल रहे हैं। और दूसरी यहाँ पे कोशिकाएं हैं स्तंभाकार कोशिकाएं, बड़ी सी संरचना में, लंबाई में बड़ी, है ना? 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब आप ऊतक पढ़ रहे थे, वहां पे ऊतकों में पढ़ रखा होगा आपने। स्तंभाकार कोशिकाएं, कॉलुमनर सेल्स, ऐसी बड़ी सी, जिसे हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका या पोषक कोशिका। यहाँ पे अंतर कोशिकी स्थान के बीच बीच में भी कुछ कोशिकाओं का समूह है, जिसे हम बोलते हैं क्या बच्चे? लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल बोलते हैं। अगर ये संरचना समझ में आ गई तो बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो मैं ये मान लेता हूं सभी बच्चों को ये संरचना समझ में आ गई। और अब मैं चलता हूं कि इस नलिका के अंदर कैसे शुक्राणु बनेगा। ठीक है, तो शुक्राणु जनन तीन चरणों में होता है। कैसे होता है बेटा? 3 चरणों में होता है। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। पहला चरण कहलाता है गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहलाता है? गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है। दूसरी अवस्था, यहां पे जो दूसरा है, दूसरा कहलाता है वृद्धि अवस्था। जिसे आप बोलते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरा है विभाजन अवस्था, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन फेज। अब इन तीनों अवस्थाओं को समझने से पहले और इन तीनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, जो मैं बहुत पहले से आपके पहले और दूसरे अध्याय से करता आ रहा हूं। बच्चों, मानव की जब आप बात करते हैं तो मानव कैसा है? जब हम बात करते हैं मानव की, तो हमें पता है मानव जो है वो द्विगुणित है। आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में देखें तो द्विगुणित है, 2n है, जहां पे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यस और नो? यहां पे क्या पाए जाते हैं बच्चे? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्पष्ट है? ये तो छोटी सी नॉर्मल सी बात है, सबको पता है 46 क्रोमोसोम होंगे।
यस और नो। और मानव से जब उसकी संतति पैदा होगी, बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं आपको पहले के अध्याय में, तो आपको पता है मानव की संतति मानव ही पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि जो बच्चा पैदा हो उसके अंदर भी 46 गुणसूत्र और द्विगुणित अवस्था ही रहे। यस और नो। 46 गुणसूत्र और द्विगुणित अवस्था ही रहे। अरे हाँ या ना, बता रखा है मैंने। जब आप मानव की बात कर रहे हैं तो मानव का मुख्य शरीर तो द्विगुणित है, लेकिन क्या मैंने आप लोगों को यह भी बता रखा है कि युग्मक कभी भी कहीं पे भी बनेंगे, युग्मक हमेशा अगुणित बनते हैं। यस और नो। तो मानव शरीर के अंदर जिसका मानव शरीर क्या है, द्विगुणित है, इसके शरीर की सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं। यस और नो। मानव का मुख्य शरीर कैसा है, द्विगुणित है, तो सभी शारीरिक कोशिकाएं भी इसकी कैसी होंगी, इसकी सभी शारीरिक कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित 2n होगी। यस और नो। यानी यहां पे जो आपने ये कोशिकाएं बनाई हैं, चाहे घनाकार कोशिका है चाहे स्तंभाकार कोशिका है, मानव शरीर की कोशिका है तो द्विगुणित होगी। स्पष्ट है ये बात भाई, मानव शरीर द्विगुणित है। समझिए, मेरे शरीर में यहाँ की कोशिका जैसी है आनुवंशिकी रूप से, वैसी ही मेरे कान की होगी, वैसे ही मेरे पैर की होगी, वैसे ही मेरे पेट की होगी, वैसे मेरी पीठ की होगी। ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में एक कोशिका कहीं पे द्विगुणित है तो एक त्रिगुणित हो गई, एक अगुणित हो गई, ऐसा नहीं होता। जैसा शरीर है, एक शरीर के अंदर सभी कोशिकाएं एक जैसी ही रहेंगी। यस और नो। किसी विशेष संरचना में, विशेष परिस्थिति में कहीं पे विभाजन करने के लिए, कुछ बनाने के लिए कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वो अलग बात है। बट सामान्य रूप से एक संरचना में सभी कोशिकाएं एक जैसी रहेंगी। तो अगर मानव शरीर द्विगुणित है, मानव शरीर 2n है, तो मानव शरीर की सभी कोशिकाएं भी कैसी हैं, द्विगुणित है। ये सामान्य रूप से क्लियर बच्चे। और हम बनाना जा रहे हैं क्या, शुक्राणु। और शुक्राणु जो है वो मादा और नर का युग्मक है। मादा नहीं, सॉरी, नर का क्या है, युग्मक। और युग्मक के लिए मैंने बताया है, युग्मक हमेशा कोई अपवाद नहीं है, युग्मक हमेशा आनुवंशिकी रूप से अगुणित संरचनाएं होती है। यस और नो। तो जब मैं यहां पे युग्मक बना रहा हूं, इन कोशिकाओं से नर युग्मक बना रहा हूं, शुक्राणु बना रहा हूं, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि यार युग्मक बनाओगे तो युग्मक हमेशा कैसा होगा, अगुणित, n होगा। ये द्विगुणित है, ये अगुणित है, n है, लिख ही देता हूं, अगुणित कोशिका है। तो एक कोशिका जो द्विगुणित है उससे अगुणित बनाने के लिए कोशिका का विभाजन होगा। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, जहां पे कोशिका जैसे पहले होती है, पितृ कोशिकाएं जैसे पहले होती हैं, ठीक अपने जैसे, बिल्कुल अपनी कॉपी, एकदम बिल्कुल अपनी कॉपी पैदा करते हैं। यस और नो। जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉपी बनाने को क्लोनिंग बोलते हैं, क्लोन विधि। इसे क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, कि वो अपना क्लोन बना रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं एक द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनाने के लिए, तो वहां पे विभाजन की विधि ही बदल जाती है। और यहां पे जो विभाजन की विधि होती है, इस विधि को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यस और नो। अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी, इसीलिए इसे न्यूनकारी बोलते हैं। इसीलिए यह विभाजन क्या कहलाता है, न्यूनकारी, क्योंकि इस विभाजन में आप देख रहे हैं जो डीएनए का अमाउंट है वो न्यून मतलब कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां पे 2n था, यहां पे सिर्फ n रह गया, कितना, आधा रह गया, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन भी बोल देते हैं। पहले ये चीज समझानी थी, ये समझ गए, अब चलेंगे हम लोग आगे। क्लियर बच्चे।